हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जीन अन्योन्यकरण स्टार्ट किया था, है ना। तो जीन अन्योन्यकरण में हमने देखा था कि ये दो भागों में विभाजित था, आंतरजनिक अन्योन्यकरण और अंतर्जनिक। तो आंतरजनिक अन्योन्यकरण में भी कई भागों में बटा हुआ, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुकारक। इसी प्रकार से अंतर्जनिक अन्योन्यकरण में भी पूरक जीन, समपूरक जीन, पॉलीजिन, प्रबलता, प्लियोट्रॉपी और घातक जिन में ये विभाजित था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपके न्यू सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, इसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत ध्यान से सुनिए कि कहा जा रहा है कि जब किसी जीन के विषम युग्मजीय यानी कि हेट्रोजाइगस में उत्पन्न लक्षण का प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए, विकल्पी यानी कि एलिल्स के लिए, समयुग्मजीय में उत्पन्न लक्षण प्रारूपों का मध्यवर्ती होता है, यानी कि बीच का होता है। तो इस दशा को क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जीन्स का जब हम वो क्रॉस कराएंगे, संकरण कराएं, ठीक है, जो कि हेट्रोजाइगस हों, और तो जो उनसे उत्पन्न जो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है, अगर उसका लक्षण जो है दोनों जो पेरेंट हैं उनके लक्षण से बिल्कुल भिन्न हो जाए, मतलब बीज का कैरेक्टर शो कर दे, है ना, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि जनक पौधे के जो भी जनक है, जो भी पेरेंट कैरेक्टर है, पेरेंट कैरेक्टर को ना वो प्रभावी वाला पेरेंट कैरेक्टर शो करे और ना ही अप्रभावी पेरेंट कैरेक्टर शो करे, बल्कि दोनों का बीच का कोई कैरेक्टर शो कर दे, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे कि मेंडल में हमने पढ़ा था, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा में जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ था? प्रभावी जो लंबापन था वो पौधा मतलब F1 पीढ़ी में शो हुआ था, लेकिन अपूर्ण में क्या होता है कि ना प्रभावी जो पेरेंट होता है, पेरेंट कैरेक्टर, वो भी नहीं शो होता और ना ही अप्रभावी पेरेंट कैरेक्टर शो होता है, उन दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर शो हो जाता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, दो पौधे हैं, एक मीठी मटर जिसका बॉटनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस, और है स्नैपड्रैगन यानी कि एंटीरेरियम मेजर्स। ठीक है, तो इनमें जो है दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं, एक रेड और एक होते हैं सफेद। तो जब रेड यानी कि लाल रंग वाले पौधे, लाल रंग का जो पुष्प देते हैं, फूल, ठीक है, ऐसे पौधे जिनके फूल जो हैं लाल रंग के होते हैं, और ऐसा पौधा जिनका जो है फूल जो है सफेद उत्पन्न होता है, जब उन दोनों में क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो जो F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न हुआ तो उससे जो फूल निकला वो गुलाबी रंग का था। ठीक है, यानी कि रेड और ना ही लाल निकला और ना ही सफेद निकला, है ना, वो किस कलर का हो गया? वो गुलाबी रंग का हो गया। जबकि हमने जब मेंडल का जब हम देखा था प्रभाविता का लक्षण जो दिया था उन्होंने, प्रभाविता का नियम, तो उन्होंने एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना लिया था, है ना। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ था? सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी पुष्प मतलब सभी पौधे किस प्रकार के पुष्प देने वाले हो गए थे? मतलब जितने भी पौधे उत्पन्न हुए सब में गुलाबी रंग के पुष्प निकल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब उनका स्वपरागण कराया गया, इन्हीं पुष्पों का स्वपरागण कराया गया, तब क्या हुआ? तब जो है देखिए F2 पीढ़ी में यानी दूसरी संतानी पीढ़ी में एक पुष्प ऐसा प्राप्त हुआ जो लाल था, है ना, एक पौधा ऐसा था जिसमें पुष्प लाल थे। फिर है एक जो दो पौधे हैं, ये दोनों, ये जो हैं पिंक वाले हैं, गुलाबी वाले हैं, गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, है ना। और ये जो है ये था सफेद, यानी कि सफेद पुष्प वाले पौधा प्राप्त हुआ। यानी कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात जो है 1:2:1 प्राप्त हुआ। दोनों का मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप, दोनों का रेशियो 1:2:1 ही प्राप्त हुआ। यानी कि फिनोटाइप आप मैंने बताया था कि फिनोटाइप क्या होता है, यानी कि बाहरी कैरेक्टर देखना। तो बाहरी कैरेक्टर अगर हम देख रहे हैं तो
एक पौधा इस प्रकार से प्राप्त हुआ जो रेड कलर का लाल रंग का पुष्प देता था, 2 पौधे इस तरह से प्राप्त हुए जो गुलाबी रंग का पुष्प दे रहा था, और एक पौधा इस तरह से प्राप्त हुआ जो सफेद रंग का पुष्प देता था, है ना। और जब हम जीन्स की बात करते हैं, यानी कि जीन के लेवल पे देखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि एक पौधा जो है वो पूर्ण रूप से रेड कैरेक्टर को लिया था, लाल जीन था, और एक पौधा ऐसा था जिसमें दोनों जीन्स जो थे, दोनों जोड़े जो थे, पेयर थे, वो दोनों कैसे थे, सफेद पुष्प वाले थे। और 2 पौधे इस तरह से प्राप्त हुए जिसमें दोनों जीन्स जो हैं गुलाबी पौधे वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बहुविकल्पता, यानी कि मल्टीपल एलिज्म। देखिए, बहुविकल्पता को कह सकते हैं कि एक समान जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। बहुविकल्पता जो होता है, एक समान जीन में जो होता है 3, 4 या अधिक युग्म विकल्पी यानी एलिल पेयर जो है सेट होते हैं, एलिल पेयर्स के एक सेट होते हैं जो कि एक सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुविकल्पी या बहुविकल्पता क्या है, एक समान जीन के ही विभिन्न अभिव्यक्ति यानी कि विभिन्न प्रकार को ही ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ही जीन के 2 या 2 से ज्यादा रूप होते हैं, है ना। और इसे क्या कहते हैं कि एक गुणसूत्र पर एक एलिस होते हैं, यानी कि युग्मक में इस प्रकार केवल एक ही एलिस पाया जाएगा, जबकि विभिन्न बहुविकल्पियों में केवल एक एलिल अन्य सभी में प्रभावी होता है और एक एलिल अन्य सभी के लिए अप्रभावी भी हो सकता है। विभिन्न बहुविकल्पियों में क्या होता है, एक एलिल अन्य सभी के लिए, अन्य सभी के लिए प्रभावी भी हो सकता है और एक ही एलिल सभी के लिए अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स इन मैन, यानी कि मनुष्य में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप्स। आइए इसे समझ लेते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप्स हमें पता ही है 4 होते हैं, ए बी और ओ, और इसमें प्रतिजन होता है, ए में ए होता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी क्या होता है, बी या फिर स्मॉल बी या फिर अल्फा से शो करते हैं इसको, है ना। और इसका जीनोटाइप, यानी कि जब हम इसका क्रॉस कराएंगे या फिर चेकर बोर्ड पे अगर हमें देखेंगे तो जीनोटाइप इसका इस प्रकार से होता है, IA, 2 IA है, और या फिर हम इस प्रकार भी शो कर सकते हैं इसके जीनोटाइप को। अब देखिए, दूसरा है रुधिर वर्ग बी का प्रतिजन है बी ही होगा, और एंटीबॉडी क्या है इसकी, ए है, या फिर स्मॉल ए या फिर बीटा से शो करते हैं, है ना। और जीनोटाइप आप देख ही रहे हैं, है ना। थर्ड जो ग्रुप है वो है ए बी में प्रतिजन है ए और बी, प्रतिरक्षी नहीं होता, एंटीबॉडीज की नहीं होती ए बी ग्रुप का, तभी तो ये क्या होता है, ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। इसे क्या बोलते हैं, सर्वग्राही ग्रुप होता है ना ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। इसका जीनोटाइप देख लीजिए, जीनोटाइप इस प्रकार से होता है इसका। अब नेक्स्ट है, लास्ट जो वर्ग है वो है ओ, तो इसमें प्रतिजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होते इसमें, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है, यानी ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है और ए और बी को भी ब्लड दे सकता है। एंटीबॉडी इसका होता है ए और बी, यानी कि ये ए और बी वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, जिसमें भी ए और बी होगा उससे वो ब्लड नहीं ले पाएगा। यानी ये ब्लड किससे ले सकता है, ब्लड ये केवल ओ ग्रुप वाला केवल ओ से ही ले सकता है, ये ए बी और ए बी तीनों से नहीं ले सकता, है ना। और इसका जीनोटाइप देखिए, ये जो है आप लोग देख रहे होंगे आई के ऊपर ए बी या ए ये क्या है, आई वाला जो है ये प्रतिजन को शो कर रहा है ना, एंटीजन है ए, बी पे बी एंटीजन शो किया गया है, और ए बी वाले पर ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, और ओ है जो उस पे कोई एंटीजन्स नहीं है, 0। चलिए अब हम समझ लेते हैं ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में, है ना। तो ए बी ओ जो रुधिर वर्गों की वंशागति है, इसके बारे में पता लगाया था एक साइंटिस्ट, उनका नाम है बर्नस्टीन ने 1924 और 1925 के बीच में इस प्रकार इस वंशागति का पता लगाया था। तो इनके अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति के लिए लोकस पर 2 अन्य एलिल्स ए और बी भी पाए जाते हैं, जिसे कि बहुविकल्पी एलिल्स कहते हैं, और इन्हें शो करते हैं
लोकस कह रहा है ना, लोकस पर दो अन्य एलील ए और बी भी पाए जाते हैं और इसको शो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ए बी और ओ इस तरीके से शो किया जाता है। और इनमें से जो एलील ए और बी है ये ओ के प्रति, ठीक है, ओ के प्रति ये प्रभावी होता है, इसके प्रति ये प्रभावी होता है। यानी कि अगर इन दोनों का साथ में, इसका साथ में और बी का और ओ का जब साथ में क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो प्रभावी कैरेक्टर कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये दोनों प्रभावी कैरेक्टर हैं। ठीक, लेकिन जब इनका आपस में ही क्रॉस किया जाएगा, एल ए और एल बी का जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो ये जो है सप्रभाविता शो करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट पीढ़ी में ए और बी दोनों ही शो कर देंगे। देखिए, जब एलील ए उपस्थित होता है, ठीक है, इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, जब एलील ए होता है तो इसकी उपस्थिति में एंटीजन बनता है ए। कौन सा एंटीजन बनता है? ए। इसी प्रकार से जब बी होता है, एलील बी उपस्थित होता है, तब क्या होता है? बी एंटीजन बनेगा, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से जब ए और बी दोनों ही होंगे उपस्थित, एलील ए और बी, दोनों जब उपस्थित होंगे तो एंटीजन क्या बनेगा? ए और बी, ए बी एंटीजन बनता है। ठीक है, लेकिन जब एलील ओ उपस्थित होगा, ठीक है, जब ये एलील होगा तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं बनता है। एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ए बी रुधिर वर्गों की किस प्रकार से वंशागति होती है। देखिए, हमें पता चलता है कि रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप है ए, है ना, ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या होता है कि जब किसी पेरेंट्स में जब कोई मेल होगा, वो होमोजाइगस जब मेल होगा, वो किसी ओ रुधिर वर्ग वाली महिला से विवाह करता है तो उसकी संतानों में ए रुधिर वर्ग प्राप्त होगा, यानी कि होमोजाइगस मेल होगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए, है ना। ब्लड ग्रुप ए हो तो उसके लोकस पे ए होगा, है ना। किसी ऐसी महिला से विवाह करे जिसके में ब्लड ग्रुप जो है ओ हो, ठीक, तो उसकी संतानों में ब्लड ग्रुप कौन सा प्राप्त होगा? ए होगा। ठीक है, इस प्रकार समझते हैं, चेकर बोर्ड से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब ये दोनों साथ रहते हैं तो ए और बी, ए का जब ओ से क्रॉस कराया जाता है या बी का जब ओ से क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी कौन सा कैरेक्टर होता है? एक प्रभावी होता है ना। तो सभी संतानें क्या होंगी? सभी संतानें ए ब्लड ग्रुप वाली होंगी। ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी के लिए। देखिए, ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, यानी कि कोई भी रुधिर वर्ग है, यानी कि बी अगर रुधिर वर्ग वाला कोई पुरुष है, बी रुधिर वर्ग वाला अगर कोई पुरुष है, वो किससे विवाह कर रहा है? ओ रुधिर वर्ग की स्त्री से। ठीक है,
तो जब ओ रुधिर वर्ग की स्त्री से विवाह करेगा तो उसकी संतानें कैसे प्राप्त होंगी? बी ब्लड ग्रुप वाली ही होंगी, है ना। ठीक, क्योंकि बी प्रभावी है ओ पर, इसलिए सभी संतानों में ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाएगा? बी। सभी में बी ब्लड ग्रुप होगा। हालांकि ये सभी संतानें कैसी होंगी? विषम युग्मजी होंगी, है ना, क्योंकि इसमें दोनों जीन्स है ना। देखिए ए के साथ ओ भी प्रेजेंट है, क्योंकि ए प्रभावित था इसलिए शो हुआ केवल ए ब्लड ग्रुप, इसी तरह से बी में भी। तो इसमें भी सभी संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा होगा? विषम युग्मजी। यहाँ भी विषम युग्मजी होगा, है ना। तीसरा देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप कैसे प्राप्त होता है? ए बी ब्लड ग्रुप, तो जब कोई ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी बी ब्लड ग्रुप वाली महिला से विवाह करता है ना, जब कोई ए ब्लड ग्रुप वाला पुरुष किसी बी ब्लड ग्रुप वाले महिला से विवाह करता है तो उनकी संतानों में दोनों ब्लड ग्रुप शो होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है ना कि जब ए और बी दोनों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो ये क्या होते हैं? सहप्रभावी शो करते हैं ना, सहप्रभाविता शो करते हैं, यानी दोनों कैरेक्टर, दोनों जीन्स साथ में ही शो हो जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही शो होंगे। ठीक है, यानी कि सभी संतानों में ए बी ब्लड ग्रुप होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन है कि जब ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का विवाह ए बी यानी कि जिसमें ए और बी दोनों हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का विवाह जब ए बी ब्लड ग्रुप वाली महिला से कराया जाए तब उनकी संतानों में क्या प्राप्त होगा? तो आइए इसे देख लेते हैं कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। देखिए यहाँ इससे क्रॉस हुआ तो ए प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी निकला, यहाँ ए बी और यहाँ पे बी, ठीक। तो ऐसे जो संतान होती हैं जिनके पेरेंट जो हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है 25% संतान जो होती हैं ए ब्लड ग्रुप वाली, 50% संतानें जो होती हैं 50% वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली, और 25% जो संतानें होती हैं वो बी ग्रुप वाली होती हैं, ठीक है। तो अभी हमने 4 कंडीशन देखी है, ठीक है, कि जब ऐसे पुरुष का विवाह जिनके दोनों लोकस जो हैं ए हो, ठीक है, दोनों लोकस पे ए जीन ही हो, जब उनका विवाह ऐसे स्त्री से कराया जाता है जिसके दोनों लोकस पे कुछ भी ना हो, 0 हो, तो क्या होता है? सभी संतानें कैसी होती हैं? ए ब्लड ग्रुप वाली होती हैं। इसी प्रकार से ऐसे पुरुष का विवाह जिनका जो है बी लोकस वाला जो है ब्लड ग्रुप होता है, उसका विवाह जब 0 लोकस वाली महिला से कराया जाता है तो सभी में बी ब्लड ग्रुप होता है। इस प्रकार से ए बी में अगर जैसे होता है कि अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जिसपे दोनों लोकस पे ए ही हो, ठीक है, ए एंटीजन्स हो, उसका विवाह जब ऐसे लोकस वाली महिला से कराया जाता है जिसके दोनों एंटीजन होते हैं बी होते हैं, ठीक है, दोनों लोकस पे बी होता है, तो हमें ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब ऐसे पुरुष जिसके दोनों जो हैं लोकस पे ए और बी होता है, ठीक है, उसका विवाह
ए बी वाले महिला से ही कराया जाता है तो हमें 25% ए ब्लड ग्रुप, 50% ए बी ब्लड ग्रुप और 25% बी ब्लड ग्रुप वाली संतानें प्राप्त होती हैं। अब क्या होता है, जब अब यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन आ रही है। यहाँ देखिए ए बी ब्लड ग्रुप हो रहा था कि ये समयुग्मजी थे, ठीक है, ये समयुग्मजी थे क्योंकि दोनों पे ए है, यहाँ पे दोनों पे बी है, ठीक है। जब हम विषम युग्मजी, पांचवी कंडीशन आ रही है कि जब विषम युग्मजी ए ग्रुप वाले का, ठीक है, यानी कि इस तरीके से विषम युग्मजी बी ग्रुप वाले से जब संकरण कराया जाता है तब किस प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ए ओ और यहाँ पे ओ। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 25% जो संतानें हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली, 25% जो है बी ब्लड ग्रुप वाली, 25% ए ब्लड ग्रुप वाली और 25% ओ ब्लड ग्रुप वाली संतानें प्राप्त हो रही हैं। यानी कि चारों प्रकार की संतानें हमें प्राप्त हो रही हैं, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप वाली संतानें प्राप्त हो रही हैं, जिसका रेशियो क्या होगा 1:1:1 है ना। इनका रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, 25% ये भी है, 25% बी भी है, 25% ए है, यहाँ पे 25% ओ है। तो इनमें रेशियो क्या होगा 1:1:1:1, यानी कि चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप वाली यहाँ पे संतानें प्राप्त होती हैं। अब छठवीं कंडीशन हम देखते हैं, छठवीं कंडीशन क्या है। देखिए छठवीं कंडीशन ये कह रही है कि ऐसी महिला या पुरुष का विवाह किसी ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप हो ए बी, ठीक, ऐसे महिला पुरुष का विवाह जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो ए बी हो, किसी ऐसे महिला या पुरुष से हो जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो ओ हो, ठीक। तब संतानें कैसे प्राप्त होंगी, ये देखिए 50% जो है संतानें ए ब्लड ग्रुप वाली होंगी, ठीक है, विषम युग्मजी हैं लेकिन क्या है ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। और इस प्रकार से 50% जो संतानें हैं वो बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी, ठीक है, 50% ए ब्लड ग्रुप और इसी प्रकार से 50% बी ब्लड ग्रुप वाले संतानें प्राप्त होंगी, ठीक है। ये जो 6 जो कैरेक्टर हैं, ये 6 जो आप लोग को दिया जा रहा है कंडीशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं कि क्या होगा यदि किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का या ए ब्लड ग्रुप वाली महिला का किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से विवाह किया जाए जो कि समयुग्मजी हो, या फिर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष जो कि विषम युग्मजी हो का विवाह किसी ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला से कराया जाए तो होने वाली संतानों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है सहप्रभाविता या समप्रभाविता, ठीक है। को डोमिनेंस क्या होता है, तो को डोमिनेंस अभी हमने ब्लड ग्रुप वाले में भी देखा ही है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में, कि ए बी ब्लड ग्रुप का अगर आपस में संकरण कराया जाता है तो क्या होता है ए और बी दोनों ही संतानों में पहली पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि F1 पीढ़ी के जो संकर संतानें हैं, अगर उसमें पेरेंट के, जनक के, दोनों जनकों के अगर कैरेक्टर एक साथ ही प्रदर्शित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सहप्रभाविता या फिर समप्रभाविता।
तो पहली पीढ़ी में तो दोनों कैरेक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में बात की जाती है F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में जो संतानों का जीनोटाइप होता है और उनका फिनोटाइप वो 1:2:1 के रेशियो में प्राप्त होता है ना। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पशुओं में होता है, अधिकांशतः पशुओं में देखा जाता है, और ब्लड ग्रुप वाली तो अभी आप लोग समझ चुके हैं, है ना। तो उदाहरण हम देख लेते हैं, किसी मवेशियों का बालों का रंग या त्वचा के बालों का रंग, या पशुओं के त्वचा का रंग। देखिए, अगर किसी पशु जिसका कलर ब्राउन हो या फिर रेड हो, है ना, किसी ब्राउन कलर वाले पशु का जब संकरण किसी वाइट कलर वाले पशु से कराया जाता है ना, तो उसकी जो पहली संतान होती है, F1 पीढ़ी में जितनी संतानें होती हैं उनका कलर कैसा प्राप्त हो जाएगा? ब्राउन और वाइट दोनों, यानी वो चितकबरे टाइप के, है ना। किसी किसी पशु को आपने देखा होगा, गाय वगैरह को, कि कोई जो है उस पे रेड और वाइट दोनों कलर उनके शरीर पे होते हैं, है ना। या कुत्तों में, ठीक है, ये अधिकांशतः इस तरह से देखा जाता है कि वो ब्राउन कलर का भी होता है और कहीं कहीं पे वो हल्के हल्के उस पे वाइट कलर का भी स्पॉट दिखता है, ठीक है। तो उसका कारण होता है कि उसका पेरेंट क्या होगा, एक ब्राउन कलर का होगा और एक वाइट कलर का होगा। तो ब्राउन कलर को अगर हमने इस प्रकार से शो किया, है ना, और वाइट को R2 से, तो जो संतानें हैं F1 पीढ़ी में उसमें दोनों कलर शो होंगे, यानी कि रोन कलर, चितकबरे को ही कहा गया है रोन, R1 R2। ये पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है कलर, ठीक है। और जब किसी रोन कलर या चितकबरे पशु का संकरण जब इसी के समान ही दूसरे रोन पशु से कराया जाता है, तब दूसरी पीढ़ी में हमें 4 प्रकार के कैरेक्टर दिखने को मिलते हैं। एक तो होगा पूरी तरीके से ब्राउन, ठीक है, ये पूरी तरीके से ब्राउन कैरेक्टर मिलता है। दूसरा होता है रोन कलर, है ना, जिसमें R1 R2 जीन्स होते हैं। तीसरा कैरेक्टर मिलता है, ये भी रोन होता है, R1 R2 वाले, ठीक है। और चौथा जो होता है वो वाइट का, जिसमें R2 ये जीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ब्राउन मिला, एक वाइट मिला और 2 रोन मिले, है ना, 2 रोन मिले। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों इनका 1:2:1 ही होगा। यानी बाहरी रूप से देखने पर भी हमें इसी प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी, और उनका अंदर जब हम जेनेटिक रूप से जब हम इसका देखते हैं, लक्षण देखते हैं, तो जीन्स में भी इसी प्रकार के दोनों जीन्स इसमें उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है बहुजीनी लक्षण, यानी मात्रात्मक वंशागति, यानी कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है बहुजीनी, यानी कि बहुत सारे जीनों की इसमें लक्षण शो होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो क्या होता है कि किसी भी लक्षणों की वंशागति होती है वो कई प्रकार के जीनों से प्रभावित होती है ना। और प्रत्येक प्रकार का जो जीन उसमें प्रभावी होता है वो या तो अल्प रूप से प्रभावी होगा या फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भी हो सकता है ना। उसका प्रभाव या तो बहुत ही कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो।
तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे लक्षणों पर, किसी कैरेक्टर पर ये जीनों की संख्या, जो कैरेक्टर जो शो होता है वो जीनों की संख्या पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। यानी कि कोई अगर एक ही जीन है तो उसका प्रभाव क्या होगा, बहुत ही कम होगा। 2 जीन अगर प्रभावित कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को तो उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर 3 जीन मिलकर किसी कैरेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा, उसका प्रभाव और बढ़ेगा, है ना। इसी प्रकार से जैसे जैसे जीनों की संख्या बढ़ती जाती है किसी एक कैरेक्टर के लिए, तो वो अधिक ही ज़्यादा, वो मतलब बहुत अधिक प्रभावी होने लगता है। इसी को कहते हैं बहुकारक जीन, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुकारक जीन या पॉलीजेनिक ट्रेट्स। यानी कि किसी कैरेक्टर को जब कई जीन मिलकर प्रभावित करते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, बहुजेनिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जीनों की संख्या पर प्रभावित होता है। किसी एक जीन के लिए कोई लक्षण जो होता है वो कम प्रभावित होता है। जब एक से ज़्यादा जीन यानी कि 2 जीन उसको प्रभावित करते हैं उस कैरेक्टर को, तो वो थोड़ा सा अधिक प्रभावित होता है। इसी प्रकार से 3 और 4 होते हैं। जब जैसे जैसे जीनों की संख्या बढ़ती रहती है वो लक्षण और अधिक प्रभावित होने लगता है, ठीक है। तो बहुजनी लक्षणों या फिर मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति को ही बहुकारक या फिर बहुजनी वंशागति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं, जो व्यष्टि या संतानें प्राप्त होती हैं, वो जो है आपसी जो संतानें उनकी होती हैं, मतलब साथ के जो उनके भाई बहन होते हैं उनसे वो समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपने माता पिता से भी बीच के समानता को प्रदर्शित करते हैं, है ना। लेकिन जब F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया गया या फिर उसमें जब सेल्फिंग कराई जाती है, तब क्या होता है, वो या तो अपने पेरेंट कैरेक्टर को शो कर देंगे या फिर उनके बीच का कोई कैरेक्टर शो कर दें, ठीक है। यानी कि इसे फिर से समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 2 जनकों के बीच संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हो रही हैं, F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हो रही हैं, उनका क्या होता है कैरेक्टर, वो अपने पेरेंट्स के बीच का कोई कैरेक्टर शो करता है ना। अपने पेरेंट्स के समान ही कोई बीच का ही कोई कैरेक्टर शो कर देगा। लेकिन जब उन संतानों के बीच में जब संकरण कराया गया तो जो उनके पूर्वज पीढ़ी थी, यानी कि कह सकते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट जो थे, उनका कोई कैरेक्टर शो कर देगा, ठीक है। उन दोनों में से किसी एक का कोई कैरेक्टर शो कर देगा, ठीक है। या फिर उन दोनों के किसी बीच का कैरेक्टर शो करता है, यानी अपने माता पिता का नहीं शो कर रहा है, ये अपने ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टर को शो करते F2 पीढ़ी में। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, यानी कि मानव की त्वचा का रंग। मानव त्वचा का रंग, है ना। तो मानव के त्वचा के रंग को 3 जीन के प्रभाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि मानव के त्वचा का जो रंग होता है उसके लिए 3 जीन जो होते हैं, 3 प्रकार के जीन उनको नियंत्रित करते हैं, है ना। जैसे कि माना कि ये 3 जीन कौन कौन से हैं, A हैं, B हैं और C हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके में जीन्स हैं A, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, तो क्या होगा, इनकी त्वचा का रंग जो होगा बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, है ना, बिल्कुल डार्क, निग्रो टाइप, है ना। और ऐसे व्यक्ति जिनमें स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, इस प्रकार का जीन होगा, तो वो जो है इनकी त्वचा का रंग बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही लाइट होगा, वेरी लाइट, फेयर कॉम्प्लेक्स, फेयर से भी फेयर, है ना। और जिनमें ये दोनों कैरेक्टर हों, वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर शो करेगा, इंटरमीडिएट। यानी कि ना वो डार्क कलर का होगा व्यक्ति और ना ही वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का व्यक्ति होगा, उसका कलर जो है इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। तो मनुष्य के रंग पे, त्वचा के रंग पे इन्हीं 3 जीनों का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब किसी इंटरमीडिएट कलर वाले, है ना, मीडियम कलर कॉम्प्लेक्स वाले व्यक्ति का विवाह मीडियम कलर कॉम्प्लेक्स वाली महिला से किया जाए, ठीक है, इंटरमीडिएट कलर कॉम्प्लेक्स वाले पुरुष का विवाह अगर इंटरमीडिएट
कलर कॉम्प्लेक्स वाली महिला से अगर कराया जाए, ठीक है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा फेयर ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क हो, तो क्या होता है, तो हमें 64 टाइप के कलर कॉम्प्लेक्स वाले संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक है, 64 टाइप की कलर कॉम्प्लेक्स वाली संतानें प्राप्त होती हैं। फिर से सुनिए, ठीक है, जब किसी F1 पीढ़ी में मान लीजिए किसी डार्क पुरुष का विवाह किसी वेरी लाइट वाली महिला से कराया गया तो उसमें इंटरमीडिएट संतानें प्राप्त हुई। अगर इंटरमीडिएट संतानों का विवाह इंटरमीडिएट संतानों से किसी दूसरी संतानों से कराया जाए तो क्या होता है, 64 टाइप के कलर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, 64 टाइप के कलर कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होता है, डार्क से लेकर वाइट तक सभी प्रकार की संतानें हमें प्राप्त होती हैं। तो F2 पीढ़ी में देखिए प्योर वाइट जो संतानें प्राप्त होती हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। प्योर वाइट संतानें होते हैं 64 में से केवल 1 ऐसे संतान पाते हैं जो प्योर वाइट होती हैं। ठीक है, और वेरी लाइट मतलब कि इनसे थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्स वाली जो हैं 64 में से 6 संतानें जो होती हैं वो वेरी लाइट होती हैं। ठीक, वेरी लाइट। इसके अलावा जो है जो लाइट ब्राउन कलर की है ना, लाइट ब्राउन कलर की संतानें होती हैं 15 होती हैं। ठीक है, और ये जो बीच की कॉम्प्लेक्स वाली इंटरमीडिएट जो संतानें होती हैं वो 64 में से 20 संतानें जो होती है वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की होती हैं। इसी प्रकार से डार्क ब्राउन जो है संतानें जो हैं यानी कि जो थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रही हैं संतानें, उनका परसेंट हम देख लेते हैं। 64 में से 15 ऐसी संतानें होती हैं जो डार्क ब्राउन होती हैं, डार्क ब्राउन। ठीक है, वेरी डार्क मतलब इनसे भी डार्क कॉम्प्लेक्स वाली, तो 64 में से 6 ऐसी संतानें होती हैं जो इनसे भी डार्क होती हैं। और एक ऐसी संतान प्राप्त होती है 64 में से जो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, प्योर डार्क। ठीक है, प्योर हमें वाइट मिली थी, प्योर लाइट जो संतान प्राप्त हुई थी वो 1 थी और प्योर डार्क भी 1 ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें 64 जो है स्किन कलर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है F2 पीढ़ी में। नेक्स्ट टॉपिक है बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपिज्म। तो प्लियोट्रॉपिज्म क्या है कि एक जीन में केवल एक ही लक्षण को प्रभावित करने की क्वालिटी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ जीन जो हैं एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जीन को ही क्या बोलते हैं, बहुप्रभावी या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है मनुष्य में सिंगल सेल एनीमिया यानी कि मनुष्य में दात्र कोशिका अरक्तता को ही एनीमिया बोलते हैं। सिंगल सेल एनीमिया का जो एग्जाम्पल है वो इसको वो करता है, सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसियाकार हो जाती हैं यानी कि सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार से रेड ब्लड सेल राउंड होती हैं, है ना, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें क्या होती है, रेड ब्लड सेल जो होती हैं इस प्रकार से हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कम होती है ब्लड की, और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यानी सिकल सेल एनीमिया से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो, क्योंकि उनमें ब्लड सेल क्या होती हैं, सिकल होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती, ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्लड सेल को तो ये नष्ट हो जाएंगी, और ये नष्ट हो जाएंगी तो जिससे प्रभावित व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्ति भी एनीमिया का शिकार हो जाएगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो लेकिन इसमें 2 तरह से होता है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है और एक होमोजाइगस कंडीशन होती है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड सेल ऐसा मनुष्य जिसमें केवल सिकल सेल ही पाए जाएं, ब्लड के केवल सिकल सेल ही पाए जाएं, तो वो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन कुछ हेटेरोजाइगस रोगी भी होती हैं, है ना, कुछ ऐसे रोगी भी होते हैं जो हेटेरोजाइगस होते हैं जिसमें कि कुछ आरबीसी जो होते हैं सही पाई जाती हैं, कुछ आरबीसी जो हैं राउंड शेप में पाई जाती हैं और कुछ आरबीसी सिकल पाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, है ना।
और सिकल सेल एनीमिया की एक और खास बात है कि सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो मलेरिया रोग उनको नहीं होता है ना। मलेरिया रोग के प्रति इनकी उत्तरजीविता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये कैरियर का काम करते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके संतानों में ये जो है रोग पहुंचता रहता है सिकल सेल एनीमिया का।